हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। किसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस? व्यष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है परिचय। और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पहले आ चुका है और आपसे रिक्वेस्ट है आप इसका पहले थ्योरी कंप्लीट करें, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो आपको आंसर देना है, उत्तर देना है, वो केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ क्या देना है, एक ही शब्द में उत्तर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो ये है कि किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। और एडम स्मिथ के अनुसार जो है वो धन का विज्ञान है, यानी अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है एडम स्मिथ के अनुसार। इसका आंसर कौन सा क्या हो जाएगा, एक शब्द में आपको आंसर देना है एडम स्मिथ। ठीक, एडम स्मिथ के अनुसार, एडम स्मिथ जो एक अर्थशास्त्री है, इनके अनुसार अर्थशास्त्र किसका विज्ञान है, धन का विज्ञान है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उतारते हुए चलिए, नोट करते हुए चलिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, यानी जनक जो है अर्थशास्त्र के कौन है वो आपसे पूछा जा रहा है। अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ। थ्योरी से पहले मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, बार बार बोला हूँ कि एक तरह से अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो एडम स्मिथ। दूसरा क्वेश्चन भी कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, किसने कहा है। अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, ये ऑब्जेक्टिव में कवर करा चुका हूँ। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में भी वहाँ क्वेश्चन आया था, लेकिन उसमें थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा था, एडवांस था। ठीक है, लेकिन यह सिर्फ आपको पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। यहाँ क्या पढ़े, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। किन के अनुसार, एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र किसका विज्ञान है, धन का विज्ञान है। लेकिन यहाँ है अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। अब ये किस अर्थशास्त्री के अनुसार है, तो ये जो है ये आपका अर्थशास्त्री रॉबिन्स के अनुसार है। यानी रॉबिन्स जो है एक अर्थशास्त्री है, वो कहते हैं क्या कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। एडम स्मिथ साहब कहते हैं कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो सबको आपको नोट करना है, याद रखना है, क्योंकि किसका कब पूछते हैं आपको बोर्ड एग्जाम में कोई ठिकाना नहीं है। तो चलिए तीसरा भी क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन नोट करते हुए जाना है। चौथा पॉइंट है आपका, चौथा क्वेश्चन है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र मैं बता चुका हूँ कि व्यष्टि अर्थशास्त्र ऐसा सूक्ष्म एक तरह से छोटे छोटे इकाई का अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक तरह से छोटे छोटे इकाई का, छोटे छोटे फॉर्म का अध्ययन करता है, यूनिट का अध्ययन करता है, और इसमें व्यक्तिगत इकाई का मतलब अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ जो आपको आंसर देना है कि ये जो अर्थशास्त्र के छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ जो एक शब्द में आपको एक तरह से एक लाइन में जो आपको आंसर देना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, एक ऐसा अर्थशास्त्र है जिसमें छोटे भागों का, छोटे यूनिट का, मैंने आपको बताया कि छोटे फॉर्म का एक किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में, समष्टि में नहीं बात की जा रही है आपको यहाँ। ठीक, अब चौथा भी क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। ये आपको कह रहा है कि चयन की समस्या के दो कारण बताइए और सीमित आवश्यकता एवं सीमित साधन। चयन की जो है, चयन यानी एक तरह से ये जो उसको सिलेक्शन होता है, चयन की समस्या के दो कारण बताइए। दो कारण जो है आपका, पहला है असीमित आवश्यकताएं एवं दूसरा कारण है आपका सीमित साधन। अब ये जो इसका मतलब होता है, चयन की जो दो समस्या है, असीमित आवश्यकता और सीमित साधन। देखिए, असीमित आवश्यकता का मतलब ये होता है कि जरूरत से ज़्यादा एक आदमी को, मतलब समाज में जो है हर एक व्यक्ति को उसकी मतलब ज़रूरत है, लेकिन यह साधन क्या है, ज़रूरत है, यानी साधन जो है लिमिटेड में है, सीमित है। यानी सीमित का मतलब होता है लिमिटेड, यानी एक तरह से मतलब ये फिक्स है, इतना ही साधन है, और साधन इसकी जो आवश्यकता है वो बहुत जरूरी है। असीमित है, अनलिमिटेड है, साधन लिमिटेड है, और आवश्यकता जरूरत जो है वो अनलिमिटेड है। यही क्या है, चयन की दो समस्या, बहुत मेन समस्या है ये। जिस तरह से चयन की जो मेन समस्या है, ये अगर दोनों दूर हो जाएंगे, एक तरह से इकोनॉमी एक तरह से नया मोड़ ले लेगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन भी कवर हो गया, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। अब आगे बढ़ते छठा क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र में कैसा संबंध है, कैसा रिलेशन है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में। तो मैंने आप लोगों को बताया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में ये दोनों अब क्या है, परस्पर पूरक है। और पूरक का मतलब होता है एक दूसरे के बिना मतलब अधूरा होना। यानी अगर आप समष्टि अर्थशास्त्र का पूरा तरह से अध्ययन करना चाहेंगे तो फिर आपको एक तरह से व्यष्टि अर्थशास्त्र भी पढ़ना होगा। अगर आप चाहेंगे कि हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का पूरा तरह से क्या करें, अध्ययन करें, तो थोड़ा बहुत आपको फिर समष्टि अर्थशास्त्र भी पढ़ना होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में पूरक है, परस्पर हैं। ये दोनों एक दूसरे के बिना क्या है, अधूरा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में कैसा संबंध होगा, तो पूरक संबंध होगा। एक शब्द में जवाब देना आपको मैंने बताया था, एक शब्द आपके यहाँ लिखा हुआ है पूरक। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में कैसा संबंध है, पूरक संबंध है। छठा क्वेश्चन भी कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं सातवां क्वेश्चन की ओर। ये आपको कह रहा है कि सामूहिक हितों पर कौन सा अर्थशास्त्र बल देता है। सामूहिक हित, एक का हित नहीं,
किसी एक व्यक्ति का हित नहीं, सारे यानी सामूहिक हित में, यानी सामूहिक हितों की भलाई यानी बहुत सारे लोगों की भलाई करने में कौन सा अर्थशास्त्र बल देता है, यानी एक तरह से बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो कौन सा अर्थशास्त्र हो जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक नहीं। समष्टि अर्थशास्त्र क्या कहता है कि सामूहिक हितों पर बल देता है, यानी सामूहिक हितों पर ज्यादा मतलब फोकस करता है कौन, समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। 7वां क्वेश्चन भी कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में किया जाता है। राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में किया जाता है, ये मैं थ्योरी में पूरा तरह से कंप्लीट करा चुका हूँ। राष्ट्रीय आय का जो अध्ययन किया जाता है वो समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो यहाँ आपको आंसर क्या लिखना है, समष्टि अर्थशास्त्र, यानी राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो अर्थशास्त्र कौन सा होगा, वो समष्टि अर्थशास्त्र में। 8वां क्वेश्चन भी कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन की ओर। ये आपको क्वेश्चन कह रहा है कि सामूहिक हितों पर कौन सा अर्थशास्त्र बल देता है, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र। अब आगे बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन की ओर। ये आपको कह रहा है कि वर्ग संघर्ष को जन्म देने वाली अर्थव्यवस्था का नाम बताइए, तो ये हो जाएगा आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यहाँ आप थोड़ा सा समझिए कि वर्ग संघर्ष क्या है। वर्ग संघर्ष का मतलब होता है दो वर्ग के बीच एक तरह से घमासान होना, यानी दो वर्ग के बीच क्या होना, यानी ये होना, एक तरह से कंपटीशन होना, संघर्ष होना। ये वर्ग संघर्ष को जन्म देता है कौन सा अर्थशास्त्र, कौन सा अर्थव्यवस्था, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, वर्ग संघर्ष होता है। एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, आगे निकलने का कंपटीशन लगाते हैं, किसमें, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बताया था आप लोगों की, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक तरह से निजी स्वामित्व होता है, उसमें सरकार का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता, सक्रिय रोल नहीं होता, यानी वहाँ जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो बाजार होते हैं वो सरकार की पकड़ से बाहर होता है, ठीक है। यानी रोल थोड़ा बहुत होता है, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत, एक तरह से पूरा रोल नहीं होता, पूरा सक्रिय भूमिका नहीं निभाता। और समाजवादी में जो अर्थव्यवस्था होता है उसमें जस्ट इसका उल्टा होता है, यानी पूरा बाजार में पकड़ सरकार का होता है, कैसा आर्थिक क्रिया का संचालन किया जाएगा, किस रूप से आर्थिक क्रिया का संचालन किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, लोगों का हित के लिए मतलब एक तरह से काम करता है कौन, समाजवादी अर्थशास्त्र, समाज अर्थशास्त्र, समाजवादी अर्थशास्त्र जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। लेकिन यहाँ क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो होता है ना, वो दो वर्ग के बीच एक तरह से हमेशा कंपटीशन लगाते रहता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक दूसरे को मतलब पीछे करने का होड़ लगा हुआ रहता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये क्या है कि निजी स्वामित्व का एक तरह से प्राइवेटाइजेशन का एक तरह से व्यवस्था है। और इसमें क्या होता है कि बाजार का में जो पकड़ होता है वो सरकार का नहीं होता, सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। तो वर्ग संघर्षों को जन्म देने वाली अर्थव्यवस्था का नाम बताइए, तो आपको बता के क्या बताना है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, वर्ग संघर्ष होता है। 10वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 11वां क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। ये आप 10th में ही पढ़ चुके हैं, मैट्रिक स्टैंडर्ड में, यानी मैट्रिक पीरियड में आप पढ़ चुके हैं कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है। समाजवादी, पूंजीवादी, साम्यवादी, जो आप पढ़े हैं उसका टाइप पढ़े हैं आप, अर्थशास्त्र का टाइप 10th में पढ़ चुके हैं। और ये भी पढ़ चुके हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का ये किया जाता है भारत में, उसका एक तरह से अपनाई जाती है। तो कौन सी अर्थव्यवस्था हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई गई, तो आपका आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ पूंजीवादी का भी मिश्रण है प्लस किसका भी एक तरह से समाजवादी का भी, दोनों का मतलब एक तरह से संयुक्त रूप है। इस तरह से आप क्या कहेंगे, पूंजी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है, मिश्रित, मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई जाती है। 11वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 12वां क्वेश्चन की ओर। नोट बनाते हुए जाना, फिर से बोल रहा हूँ, नोट बनाते हुए जाना है। यह आपको कह रहा है कि अवसर लागत का विचार किस मान्यता पर आधारित है, तो पूर्ण प्रतियोगिता पर आधारित है, यानी पूर्ण प्रतियोगिता पर अवसर लागत का विचार किस मान्यता पर आधारित है, तो किस मान्यता पर, पूर्ण प्रतियोगिता पर। और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जो होता है ये एक बाजार का टाइप होता है, और इसमें जो होती है ना एक तरह से विफलता की स्थिति बनी हुई रहती है, यानी विफलता की स्थिति बनी हुई रहती है, एक तरह से मतलब मनमानी करते हैं लोग पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, ठीक है। 12वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 13वां क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के प्रति कैसे होता है। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के प्रति कैसे होता है। उत्पादन संभावना वक्र जो है ना वो आर्थिक समस्या को बताता है। यह पहले समझे कि उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है। ये एक ऐसा वक्र होता है जो मतलब आर्थिक संभावना को, आर्थिक समस्या, संभावना नहीं समस्या को बताता है। आर्थिक समस्या अर्थ में क्या, एक तरह से आर्थिक स्थिति कैसी है, नहीं है, उसमें क्या मुसीबत आ गया, क्या बला आ गया, क्या प्रॉब्लम आ गया, वो चीज़ सारे चीज को बताता है। कौन वक्र, उत्पादन संभावना वक्र। लेकिन यहाँ आपको कह रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के प्रति कैसे होता है, तो वह नत्तोदर होता है, यानी मूल बिंदु के जो प्रति होता है वो एक तरह से उत्पादन संभावना जो वक्र होता है वो मूल बिंदु के प्रति नत्तोदर होता है, ठीक है। 13वां क्वेश्चन भी कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 14वां क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कीमत संयंत्र या फिर कीमत संयंत्र को आप यंत्र भी कह सकते हैं, किस आर्थिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की
तो यहाँ जो आपको क्वेश्चन है कि कीमत संयंत्र आय या फिर कीमत तंत्र आय, बात दोनों सेम ही है, कीमत तंत्र या फिर कीमत संयंत्र, तो बात दोनों सेम है। यहाँ आपको कह रहा है कि कीमत संयंत्र किस आर्थिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता है, तो किसकी विशेषता है, मुख्य विशेषता, व्यष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य विशेषता है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के क्या है, पूरक है, ठीक है, ये एक दूसरे से क्या है, पूरक है। दूसरा क्वेश्चन आपको यही है कि एक तरह से आपको याद रखना है, जितने भी क्वेश्चन हैं, ये 15 नंबर क्वेश्चन जो इसको दोबारा रिपीट करता हूँ मैं, कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र जो है एक दूसरे का पूरक है, परस्पर पूरक है, ठीक है। अब आगे ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है, यानी उसका मेन जो फोकस है, मेन अध्ययन जो किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका किया जाता है, ये आपको पूछा जा रहा है। देखिए, कीमत सिद्धांत और विश्लेषण, और कीमत सिद्धांत, कीमत का जो सिद्धांत और विश्लेषण जो किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से उसका विषय है, और इसका एक तरह से एक्सप्लेन किया जाता है, पूरा एक तरह से उसका व्याख्या किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, किसका, कीमत सिद्धांत और उसका कीमत सिद्धांत का, ठीक है। यानी कीमत सिद्धांत का विश्लेषण क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय है, ठीक है। 16वां क्वेश्चन भी कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 17वां क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आर्थिक समस्या को किस वक्र, यहाँ वक्त कर दिया है, यह वक्र होगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ थोड़ा सा, यहाँ आर्थिक समस्या को किस वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि आर्थिक समस्या को एक तरह से वो संभावना वक्र, यानी किसको कहता है, उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा मतलब क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। उत्पादन संभावना वक्र एक ऐसा वक्र है जो मतलब आर्थिक समस्या को प्रदर्शित करता है, आर्थिक एक तरह से आर्थिक प्रॉब्लम को शो करता है, ठीक है। 17वां क्वेश्चन भी कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये आपको क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र कितनी वस्तुओं के उत्पादन का सहयोग बताता है, कितनी वस्तु, यानी उत्पादन संभावना वक्र, ये जो है वक्र है, ये कितनी वस्तुओं के उत्पादन का सहयोग बताता है, तो कितना वस्तु, 2 वस्तु, टोटल कितना, 2 वस्तु का सहयोग बताता है, ठीक है। 18वां क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आपको क्वेश्चन कर रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को भरना है, यानी ब्लैंक जो जगह है, ब्लैंक जो स्पेस है, उसको आपको फिल करना है, ठीक है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पहला जो आपको भरने के लिए कह रहा है, कुल राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार का अध्ययन अर्थशास्त्र डैश का है, यानी समष्टि अर्थशास्त्र में, यानी कुल राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार का अध्ययन किस में किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। आपको क्या यहाँ भर देना है, समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। इस तरह से पहला कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। ये आपको कह रहा है कि सभी क्रियाएं जो आय सृजित करती है, डैश क्रियाएं होती है, सभी क्रियाएं जो आय का सृजन करती है, क्या क्रियाएं होती है, आर्थिक क्रिया होती है। आर्थिक क्रिया करके लोग क्या करते हैं, आय का सृजन करते हैं। इस तरह से आपको यहाँ क्या भर देना है, खाली जगह में आर्थिक क्रिया भर देना है। इसी तरह है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र या फिर संयंत्र है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या है, कीमत सिद्धांत भी बोल सकते हैं इसको, कीमत सिद्धांत भी बोल सकते हैं, कीमत यंत्र भी बोल सकते हैं, कीमत संयंत्र भी बोल सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कीमत संयंत्र हो जाएगा खाली जगह में, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र या फिर क्या है, मुख्य यंत्र क्या है, कीमत संयंत्र है। आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कुल राष्ट्रीय आय रोजगार डैश का अध्ययन अर्थशास्त्र किसमें, कुल राष्ट्रीय आय का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। किसमें, समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो यहाँ खाली जगह में क्या हो जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगा। इसी तरह 5वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक व्यक्ति का उपभोक्ता का व्यवहार डैश अर्थशास्त्र का एक अंग है। एक व्यक्ति का उपभोक्ता का व्यवहार डैश अर्थशास्त्र का एक अंग है, तो किसका, व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक अंग है। किसका, व्यष्टि अर्थशास्त्र। यहाँ आपको क्या भर देना है, व्यष्टि अर्थशास्त्र भर देना है। इसी तरह है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र डैश का अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, किसका, तो व्यक्तिगत इकाई का, व्यक्तिगत यूनिट का, किसका, व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करता है। यहाँ खाली जगह दे दिया आपको, खाली जगह दे, एक तरह से दिमाग लगा के आपको खाली जगह भरना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको करा कि छोटे छोटे चरों का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है, डैश अर्थशास्त्र में किया जाता है। छोटे छोटे चरों का अध्ययन, चार कर दिया है, चर होगा, चरों का अध्ययन किस में किया जाता है, छोटे छोटे चरों का अध्ययन डैश अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो किस में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। छोटे छोटे चरों का अध्ययन किस में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो यहाँ आपको खाली जगह क्या भर देना है, व्यष्टि अर्थशास्त्र भर देना है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाएं डैश का स्तर पर अध्ययन करता है, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक क्रिया डैश का स्तर पर अध्ययन करता है। किसका स्तर पर अध्ययन करते हैं, तो सूक्ष्म स्तर पर, यानी छोटा स्तर पर, यानी कम लेवल पर उसको अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक क्रिया का जो अध्ययन करता है वह सूक्ष्म लेवल पर, छोटा स्तर पर क्या करता है, अध्ययन करता है। आगे बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन की ओर। ये आपको कह रहा है
कि अर्थशास्त्र समग्र यानी डैश अर्थशास्त्र समग्र अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए अनुपयुक्त है। अनुपयुक्त यानी उपयुक्त नहीं है, यानी एक तरह से अच्छा नहीं है। डैश अर्थशास्त्र समग्र अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए अनुपयुक्त है, यानी तो कौन सा आंसर हो जाएगा? व्यष्टि, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र अनुपयुक्त है, यानी अनुपयुक्त है, उपयुक्त नहीं है किसके अध्ययन के लिए? समग्र अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? समष्टि हो जाएगा। इससे क्या होगा कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? समग्र अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए उपयुक्त है, लेकिन यहाँ अनुपयुक्त यानी अनुपयुक्त क्या हो जाएगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र में डैश दशाओं का अध्ययन किया जाता है। किस दशा का? समष्टि अर्थशास्त्र में डैश दशा का अध्ययन किया जाता है। तो किस दशा का? सामूहिक दशा का। किस दशा का? सामूहिक दशा का। समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिक दशा का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं 11वां क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इसी देश में जीवन यापन की व्यवस्था देने वाली यंत्र डैश को कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी इसी देश को क्या कहते हैं? यानी इसी देश में जीवन यापन करने वाली व्यवस्था, जीवन यापन की व्यवस्था देने वाले व्यक्ति यंत्र यानी एक तरह से व्यक्ति यंत्र का मतलब क्या होगा कि आदमी का एक तरह से सिस्टम, जो सिस्टमेटिक तरीके से जुड़े हुए जो काम करते हैं उसी को क्या कहेंगे? व्यक्ति यंत्र कहेंगे। इसी देश में जीवन यापन की व्यवस्था देने वाले व्यक्ति यंत्र डैश को कहते हैं? अर्थव्यवस्था को कहते हैं। क्या इसको कहते हैं? अर्थव्यवस्था को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक साहसी अपने लाभ को डैश करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? बढ़ाना चाहते हैं, अधिकतम करना चाहते हैं। यानी सबको क्या होता है? पूंजीवादी बोले ना कि उसमें वर्ग संघर्ष होता है। पूंजीवादी में क्या संघर्ष होता है? वर्ग संघर्ष। पहले क्वेश्चन कवर करा चुके हैं इसका, ठीक है। किसमें होता है वर्ग संघर्ष? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक साहसी अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है, यानी हर कोई एक तरह से ज़्यादा मतलब पैसा कमाना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहता है। आगे बढ़ते हैं। ये आपको कह रहा है कि आर्थिक समस्या मूलतः डैश की समस्या है। किसकी समस्या है? चुनाव की समस्या, यानी चयन को क्या कहते हैं? चुनाव भी कहते हैं। चयन की समस्या, आर्थिक समस्या मूलतः किसकी समस्या है? चयन या फिर चुनाव की समस्या है। खाली जगह की जगह क्या हो जाएगा? चयन हो जाएगा, फिर चुनाव हो जाएगा यहाँ, लेकिन चुनाव लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक डैश कम करने के प्रयास किए जाते हैं। आर्थिक डैश, मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक डैश कम करने के प्रयास किए जाते हैं। तो क्या कम करने की? समस्या कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाता है। भारत में जो अर्थव्यवस्था अपनाई जा रही है वो किस अर्थव्यवस्था को? मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाई जा रही है। और इसके अंतर्गत मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि आर्थिक समस्या खाली की जगह क्या हो जाएगा? समस्या। आर्थिक समस्या को कम करने के प्रयास किए जाते हैं, ठीक। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। ये आपको कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान डैश द्वारा किया होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो होता है, पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होते हैं जिसमें मतलब एक तरह से सरकार जो सक्रिय भूमिका नहीं निभाती है बाजार में, या फिर में जो व्यक्ति होते हैं उसके बीच क्या होते हैं? वर्ग संघर्ष होते हैं। तो उसी की बात की जा रही है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान डैश द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? कीमत यंत्र, यानी कीमत संयंत्र भी बोलेंगे इसको आप, कि कीमत संयंत्र या फिर कीमत यंत्र के द्वारा क्या होता है? उसका समाधान होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। यानी केंद्रीय समस्याओं का जो समाधान होता है वो कीमत यंत्र या फिर कीमत संयंत्र द्वारा होता है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। ये आपको कह रहा है कि क्या किया जाना चाहिए का अध्ययन। ये एक टॉपिक है। किसका उत्पादन किया जाना चाहिए, कितने मात्रा में किया जाना चाहिए, क्यों किया जाना चाहिए, किसके लिए किया जाना चाहिए, ये सब क्या है? आर्थिक की मतलब एक तरह से अर्थव्यवस्था की समस्या है। लेकिन यहाँ आपको कह रहा है कि क्या किया जाना चाहिए का अध्ययन डैश में किया जाता है। डैश में किस में? आदर्श अर्थशास्त्र में किया जाता है। क्या किया जाना चाहिए? ये क्या मतलब एक बहुत बड़ा सवाल है अर्थशास्त्र में, और ये सवाल क्या है? समस्या के रूप में देखते हैं अर्थशास्त्री लोग, ठीक है। तो इसका जो अध्ययन किया जाता है किस में किया जाता है? आदर्श अर्थशास्त्र में किया जाता है, ठीक। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि इच्छाएं डैश से अधिक होती है। यानी आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि इच्छाएं जो होती है, डिजायर जो होते हैं, ख्वाहिश होते हैं, वो डैश से अधिक होती है। यानी क्या होता है कि साधनों से अधिक होता है। साधन कम है आपके पास, एक तरह से मतलब रुपया कम है। रुपया क्या है? एक साधन है। आपके पास रुपया कम है, 10 रुपया है, लेकिन जो आपको इच्छा है ना वो एक तरह से बहुत बड़ा मारुति कार खरीदने का इच्छा है। ये इससे क्या हुआ कि मतलब एक तरह से ये एक समस्या है, यानी आर्थिक समस्या है। ये भी एक क्या है? आर्थिक समस्या है। आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि इच्छाएं डैश से अधिक होती है, साधनों से अधिक होती है। साधन लिमिटेड है,
जितना है आपके पास पैसा लिमिट है, लेकिन आप पैसा उससे भी ज़्यादा मतलब एक तरह से इच्छा रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं बड़े बड़े सामान खरीदने का, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से आर्थिक समस्या हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये आपको कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था डैश और डैश को मिलाकर मतलब बनती है पूंजीवादी और समाजवादी। पूंजीवादी और समाजवादी का छोटा ये एक तरह से संयुक्त रूप है ना, मैंने आप लोगों को बताया कि सम्मिलित रूप है पूंजीवादी और समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था किस किस का मिलाकर बनेंगे, पूंजीवादी और समाजवाद, यानी पूंजीवाद और समाजवाद को मिलाकर क्या बनती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था बनती है, यानी भारत में जो अपनाई जाती है अर्थव्यवस्था। अब आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है आपको कि उत्पादन संभावना वक्र डैश से डैश ढाल होता है, तो बाएं से दाएं ढाल की होती है, यहाँ हो जाएगा बाएं, यहाँ से दाएं हो जाएगा। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं ढाल की ओर होती है या फिर होता है। ठीक, इस तरह से 20वां क्वेश्चन आपको करा है कि डैश मूल बिंदु पर नकोदर या अवतल होता है, उत्पादन संभावना वक्र होता है। यानी उत्पादन संभावना वक्र में क्या होता है कि मूल बिंदु पर नकोदर या फिर अवतल होता है। इसी तरह कितना क्वेश्चन कवर किए, 20। अब आगे जो है 21वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको करा है कि व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के डैश हैं तो पूरक हैं, क्या हो जाएगा, पूरक हैं। इसी तरह यहाँ जो कवर किए, टोटल कितना क्वेश्चन कवर किए, 21 क्वेश्चन कवर किए। यहाँ आपको सिर्फ सत्य या असत्य आपको चूज करना है, टाइम नहीं लेंगे ज़्यादा, छोटा सा ही क्वेश्चन है कि आपको सिर्फ सही लगाना है, या आपको एक लाइन बता दिया जाएगा, वो लाइन सही है या गलत है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में समूह पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, बहुत गलत बात है, पूरा गलत बात है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं, समष्टि अर्थशास्त्र में, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय का अध्ययन व्यापक अर्थशास्त्र में किया जाता है, सही बात है। प्रति व्यक्ति का जो आय जो होता है उसका जो अध्ययन किया जाता है व्यापक अर्थशास्त्र में किया जाता है, सत्य बात है, सही बात है, तो इसके आगे क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा जो लाइन है आपका ये है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है, सही है। व्यष्टि अर्थशास्त्र अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है, ये क्वेश्चन आपको करा है। ये लाइन जो आपको करा है कि समष्टि अर्थशास्त्र को सामूहिक अर्थशास्त्र भी कहते हैं, सही बात है। समष्टि अर्थशास्त्र को सामूहिक अर्थशास्त्र भी कहते हैं, तो ये सत्य है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ये भी बात सत्य है। मैंने आप लोगों को बताया है कि ये अगर ये दोनों क्यों निर्भर करते हैं, क्योंकि ये दोनों परस्पर पूरक है, या फिर ये दोनों समष्टि और व्यष्टि जो अर्थशास्त्र है ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि एक के बिना दूसरा अधूरा है। इसलिए यही बात आपको यहाँ दोहराया जा रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, एक दूसरे पर निर्भर करता है, ये बात सही है। साधनों की सीमितता ही आर्थिक समस्याओं का मूल कारण है, सही बात है। सीमित साधन है, मतलब ज़्यादा साधन नहीं है, वो एक तरह से लिमिटेड है, ये भी एक तरह से ये लिमिटेड है, और ये भी एक समस्या, और ये बात सही है, इसके आगे सत्य लग जाएगा। ठीक, आगे है कि अर्थव्यवस्था लोगों को जीवन निर्वाह के साधन प्रदान करती है, सही बात है। अर्थव्यवस्था क्या करता है, लोगों को जीवन निर्वाह के साधन प्रदान करता है, उसको प्रोवाइड कराता है, ये बात क्या है, सत्य है। एक आदर्श कथन अपना सुझाव या राय प्रदान करता है। आदर्श कथन किसको कहेंगे, आदर्श का मतलब होता है अच्छा कथन, और उसमें क्या होता है कि अपना राय या फिर सुझाव को प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है, ये बात क्या है, सही है। ठीक, इसी तरह आगे बढ़ते हैं कि हस्तक्षेप की नीति पूंजीवाद से संबंधित है। हस्तक्षेप की नीति पूंजीवाद से संबंधित है, यानी पूंजीवादी में क्या होता है कि वर्ग संघर्ष होता है, एक दूसरे को मतलब एक तरह से पीछे पछाड़ने का, एक दूसरे को पीछे छोड़ने का, मतलब एक तरह से कंपैरिजन करते रहते हैं, कंपटीशन लड़ते रहते हैं, और उसमें हस्तक्षेप की नीति बहुत ज़्यादा होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। पूंजीवादी यानी हस्तक्षेप की नीति पूंजीवाद से संबंधित है, तो ये बात भी क्या है, सही है। समाजवाद में केंद्रीय नियोजन अनिवार्य है, सही बात है। समाजवाद में क्या होता है, केंद्रीय नियोजन होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि बाजार में जो कंट्रोल होता है उसमें सरकार का कंट्रोल होता है, और इसमें क्या होता है, केंद्रीय नियोजन अनिवार्य होता है, ये बात सही है। ठीक, इसी तरह आगे बढ़ते हैं कि 11वां क्वेश्चन जो कर आपको कि पूंजीवाद में कीमत तंत्र का बोलबाला होता है, सही बात है। कीमत तंत्र, जिसका कीमत तंत्र जो होता है, कीमत तंत्र ही इसका मेन है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मेन जो होता है, एक तो मेन सिस्टम है जो वो क्या होता है, कीमत तंत्र होता है, और पूंजीवाद में कीमत तंत्र का बोलबाला होता है, ये बात सही है। तो टोटल यहाँ क्या किए, सत्य असत्य पढ़े। सत्य और असत्य को मतलब एक तरह से लाइन दे दी आपको, उसमें सत्य है गलत है क्या, गलत है क्या, कौन सा लाइन सही है कौन सा गलत है, वो आपको बोलना था। और ये एक तरह से यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन किए, और इसमें ब्लैंक्स यानी खाली जगह को भरने वाला क्वेश्चन से कवर किए। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंस है, एक लाइन वाला क्वेश्चन है, और इसको छोड़ना नहीं है, इसको तो नोट हर हाल में बनाना है। ठीक है, और इसी तरह हम क्वेश्चन करते रहेंगे, फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।